हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामपुर। तो दोस्तों, मैं कुलजीत आज फिर आपके साथ आपका स्वागत करता हूं आपकी एग्जामपुर की क्लास में। दोस्तों, ये है द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, हमारा जो न्यूज़ आर्टिकल का हिंदू एडिटोरियल हम रोज़ करते हैं, इसके लिए इसमें अब सारी न्यूज़ कल के आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट नहीं थे, लेकिन मुझे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल मिल गया है जिसमें हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे 2-4 पॉइंट्स हैं और जिसके लिए हमें बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, और ये आर्टिकल है किसके ऊपर? ये देखिए, हमारा अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट होने जा रहा है RCEP, और ये होने जा रहा है एशियान ग्रुपिंग के बारे में कई क्लासेस में कराया गया है। एशियान और प्लस 6 देश हैं। ठीक है दोस्तों, जिसमें इंडिया, चाइना, साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड, अपना ऑस्ट्रेलिया और एक देश और है, इसकी बीच में भी बात करेंगे। इन सब के साथ मिलकर एक RCEP रीजनल एग्रीमेंट है ये। ठीक है दोस्तों, क्या है? RCEP रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है ट्रेड के ऊपर। इसके ऊपर 2-3 चीजें हमारे सामने आएंगी। एक तो इसके पोटेंशियल बेनिफिट क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। दूसरा, इंडिया के इसको लेकर क्या क्या तकलीफ है इंडिया को, मतलब इंडिया को क्या चाहिए, उसके ऊपर हम आगे क्या सोच रहे हैं ये। तो दोस्तों, ये आर्टिकल हमारा अब शुरू होता है इससे। क्या? RCEP ट्रेड नेगोशिएशंस ऑन स्टिकी ग्राउंड। देखिए दोस्तों, नेगोशिएशंस है, बात कहां से शुरू हो रही है, ये न्यूज में क्यों था? RCEP की जो नेगोशिएशंस है वो वैसे ही बहुत ज्यादा लेट चल रही हैं, और डेडलाइन नवंबर 2019 होने की वजह से इन्होंने एग्रीमेंट की नेगोशिएशंस को थोड़ा फास्ट कर दिया है। ठीक है दोस्तों, अब कह रहे हैं, अब इसमें बात क्या आती है, अब कह रहे हैं कि द लीडर समिट विच प्राइम मिनिस्टर मोदी इज टेकिंग पार्ट विल बी हेल्ड इन 4 नवंबर इन बैंकॉक, थाईलैंड में होगा। ठीक है दोस्तों, अब इसमें है क्या, इसमें करेंगे क्या ये लोग? that remaining preventing a harmonious agreement from taking shape। दोस्तों, RCEP है क्या, जरा हम सबसे पहले ये समझ लें। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, RCEP एक ट्रेड ग्रुपिंग है, व्यापार को लेकर एक ग्रुपिंग है। ठीक है दोस्तों, विल बी वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट फ्री ट्रेड पैक्ट्स, दुनिया के सबसे बड़े बिगेस्ट पैक्ट है। ठीक है दोस्तों, इट इंक्लूड एज द 10th एसोसिएशन, इट इंक्लूड, जिसमें 10 एशियान देश आते हैं, इंडिया, उसके प्लस इंडिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान और साउथ कोरिया, 6 और देश आते हैं, मतलब 16 देशों का ये एग्रीमेंट है। अब देखिए, एशियन क्या है, इसके ऊपर तो अब क्लास होएगी तो आपको पता चल जाएगा, इसके ऊपर मैं अभी नहीं कर सकता। तो ये कह रहे हैं कि ये 16 देश मिलकर एक तो दुनिया की हाफ, कम पूरी हाफ से थोड़े हाफ के, दुनिया की आधी के आसपास पॉपुलेशन, और दूसरा दुनिया की GDP का तीसरा हिस्सा शो करते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसका जो मेकअप है लिटरल मोर देन ए क्वार्टर ऑफ ग्लोबल ट्रेड, ग्लोबल ट्रेड का चौथे हिस्से से थोड़ा ज्यादा इसके अंतर्गत आता है। तो अब कहते हैं कि इसके पोटेंशियल बेनिफिट्स क्या है और डिसएडवांटेज क्या है, मतलब इसके फायदे क्या हो सकते हैं, उसके नुकसान क्या हैं। तो सबसे पहले वो फायदे की बात करते हैं। वो कहते हैं, एक तो ये सबसे बड़ी बात है कि स्टेबिलिटी लेके आएगा ट्रेड रिलेशंस में इन सब देशों में, जो कि हालात आप तक उथल पुथल रहते हैं, बिल्कुल शक नहीं है। इंडिया और चाइना में तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती है, और चाइना की बहुत सारे देशों के साथ रहती है। और दूसरा कह रहे हैं कि ये हर देश की मार्केट दूसरे देश के लिए पूरी की पूरी खोल देगा। ठीक है दोस्तों, दिस इज ए फेवरेबल आउटकम फॉर ऑल इन्वॉल्व्ड, बट देयर आर सम निजलिंग इश्यूज। यहाँ पे कुछ इश्यूज भी हैं, जैसे कि इंडिया चाइना की वो बात कर रहे हैं। फिर दूसरी बात यहाँ पर क्या आती है, वो कहते हैं कि यूएस और चाइना के एक दूसरे के साथ झगड़ा चल रहा है। बिल्कुल सही बात है, झगड़ा चल रहा है, और यूएसए और चाइना का जो झगड़ा चल रहा है, ट्रेड वॉर चल रही है, वो कह रहे हैं इस ग्रुपिंग में अगर भारत जाता है तो हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर जिस बात से चिंतित भी हैं कि उनको हो सकता है कि चाइना का पक्ष करना पड़े, और जिससे भारत के और यूएस के रिश्तों पर नुकसान होगा। ये दूसरी बात। अब उसके बाद कहते हैं इंडिया को क्या इश्यूज है इसको लेकर। वो कहते हैं कि इंडियन इंडस्ट्री जो है कि गिव ए चाइना नियर अनफेटेड। अब देखिए, इंडिया के इश्यूज ये है कि उनको चाइना का डर है। किस तरह से चाइना का डर है? हमारी इंडियन कंपनीज चाइनीज कंपनी के साथ वो नहीं कर सकेंगे कम्पीट। क्यों? क्योंकि वो बहुत सस्ता प्रोडक्ट मार्केट में लाके फेंक देता है, डंप कर देता है, जिसको कर्ब करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए इंडिया ने बहुत सारे तरह के टैक्स लगा रखे हैं, जिससे वो प्राइस थोड़ा बहुत ऊपर जाता है। लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर ऐसा होता है तो ये कंट्रोल बिल्कुल और बिल्कुल खत्म हो जाएगा और इंडियन इंडस्ट्रीज को बहुत बुरा नुकसान होगा।
और फिर उसके बाद वो कह रहे हैं इंडिया को कम से कम 86% इंपोर्ट्स के ऊपर ड्यूटी कम करनी पड़ेगी जो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और 90% प्रोडक्ट्स जो एशिया, जापान और साउथ कोरिया से आते हैं। और कहते हैं जो 80% ऑफ आइटम्स 80% आइटम्स पर रिड्यूस करनी पड़ेगी ड्यूटी जो कि चाइना से आती है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें वो कह रहे हैं कि इंडियाज प्रॉब्लम विद आरसीपी आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू चाइना, उनकी सिर्फ चाइना से ही रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। वो कहते हैं देयर आर अदर एस्पेक्ट्स, यहाँ पे कुछ अदर एस्पेक्ट्स भी हैं, जैसे कि वो बात कर रहे हैं देयर आर अदर एस्पेक्ट्स इन्वेस्टमेंट। वो कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट एंड ई कॉमर्स दैट आर मेजर कंसर्न, क्योंकि इन्वेस्टमेंट देखिए दूसरे देशों से इन्वेस्टमेंट आती है। ठीक है दोस्तों, पैसा एक देश में दूसरे देश में आता है और दूसरा ई कॉमर्स कंपनीज आती हैं। तो वो कहते हैं कि यहाँ पे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का क्लोज है जो वो नहीं पूरा होगा। जैसे कि अब कोई भी कंपनी इंडिया में आती है तो बाहर कहते हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करो, लेकिन इस बार वो कह सकता है कि नहीं भाई साहब हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करेंगे क्योंकि मैंडेट है ही नहीं। उसके बाद दूसरी वो बात कर रहे हैं रॉयल्टीज की। वो इंडियन कंपनीज को कोई खास अमाउंट ऑफ रॉयल्टी इंडियन कंपनी कैन पे टू इट्स फॉरेन पार्टनर। देखिए वो कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट चैप्टर ये भी कहता है कि सिग्नेटरी गवर्नमेंट कैन नॉट सेट ए कैप अमाउंट ऑन रॉयल्टीज एंड इंडियन कंपनी कैन पे टू इट्स फॉरेन, मतलब कैप नहीं लगा सकते कि इंडियन कंपनी सिर्फ इतना ही पे करे फॉरेन पार्टनर्स को रॉयल्टी, नहीं ज्यादा भी पे करना पड़ सकता है। ये एक बहुत बड़ी बात है। एक तो इंडियन कंपनी को पैसा देना पड़ रहा है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं आएगा। उसके बाद वो ई कॉमर्स चैप्टर के ऊपर बात करते हैं कि इज क्वाइट ट्रिकी बिकॉज इट कंटेन प्रोविजंस that would mean that India would not be able to pursue its data localization plans। मतलब इंडिया डाटा लोकलाइजेशन करना चाहता है। देखिए डाटा लोकलाइजेशन क्या होता है कि अगर आप कोई आईडी लगाते हैं, अपना नाम डालते हैं, जीमेल आईडी डालते हैं, मोबाइल नंबर डालते हैं, लोकेशन डालते हैं, बहुत कुछ डालते हैं, तो वो सारा का सारा डाटा स्टोर हो जाता है कंपनी के पास। अब वो कंपनी का डाटा लोकलाइजेशन प्लान है इंडिया के, वहां भी दिक्कत करेगा क्योंकि वो कहते हैं इंडिया में ही रखो इंडिया का डाटा, तो इंडिया का डाटा जैसे बाहर जाता है। इसके ऊपर कल भी हमने आर्टिकल किया था। बस ये इश्यूज भी हैं। अब उसके बाद एक और है वे फॉरवर्ड। वो क्या है, देखिए वे फॉरवर्ड में बात चल रही है कि कॉमर्स मिनिस्ट्री ने बहुत सारी मीटिंग्स की है इंडियन इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव, इंडियन उद्योगों के प्रतिनिधियों के साथ, एंड हैज हियर्ड दैट कंसर्न इज डिटेल, उनके चिंताओं को डिटेल में सुना। ठीक है दोस्तों, वो कहते हैं कि इन्हें कुछ पार्ट प्ले किया है, जैसे कि चाइना ने भी ये बात कही है, जैसे जैसे टाइम बीत रहा है चाइना ने भी ये बात कही है कि अगर कोई लोग हाँ ना कर रहे हैं ना, तो उनको अगर बाद में भी ज्वाइन करना चाहते हैं ना तो ज्वाइन कर सके हैं। हालांकि मलेशिया ने भी ये बात वही, लेकिन बाद में ये प्रपोजल रिजेक्ट हो गया। वो कहते हैं इंडिया ये भी मौका नहीं छोड़ सकता कि वो इनके फाउंडिंग पार्टनर फादर्स में ना रहे, फाउंडिंग पार्टनर ना रहे, और बाद में वो अपॉर्चुनिटी भी मिस नहीं कर सकता कि इनके पास जो इतनी बड़ी मार्केट आने वाली है। बस दोस्तों यही आर्टिकल है, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं था। हमारे पास 4-5 पॉइंट आए कि इंडिया को बेनिफिट कैसे है, इंडिया को नुकसान कैसे है। ठीक है दोस्तों, यूएस चाइना वाला एंगल आता है, बेनिफिट कैसे है, मार्केट खुल जाएगी। ठीक है, उसके बाद इंडिया के इश्यूज़ क्या हैं, जैसे कि उसका चाइना माल डंप करता है, ये इशू है। दूसरा जो चाइना के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी घटानी पड़ेगी, दूसरे देशों के साथ घटानी पड़ेगी, और साथ में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट के ऊपर रॉयल्टीज नहीं जाएंगी, और ई कॉमर्स का जो डाटा लोकलाइजेशन का प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं होगा। बस यही सारा आर्टिकल है। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आप हमारा बढ़ चढ़ का साथ करेंगे। और दोस्तों इसमें हमें क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं थी क्योंकि सब कुछ क्वेश्चन फॉर्म में ही था। ठीक है दोस्तों, और पॉइंट्स मैंने थोड़े थोड़े बता दिए। और जैसे कि मैं बुलेट पॉइंट्स बोलता हूँ ना, जैसे डाटा लोकलाइजेशन बोल दिया, इन्वेस्टमेंट बोल दिया, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर बोल दिया, इसको साथ साथ लिख लिया करो। यही पॉइंट्स है जो आपने पढ़े और सारी की सारी पिक्चर आपके दिमाग में घूमने लग जाएगी, और यही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आपका एग्जाम पर में आने के लिए थैंक्स करता हूँ। ओके फ्रेंड्स, बाय।